Hello everyone, this is Aman Agarwal. So guys, most awaited, most demanding video LTI Mindtree इंटरव्यू वन शॉट आज आप लोग के लिए आ चुका है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले होंगे। देखो काफी स्टूडेंट्स के ऑलरेडी आपका ऑनलाइन असेसमेंट हो चुका है एंड काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर इंटरव्यू की मेल भी आ चुकी होगी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं LTI Mindtree इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में एंड ये वे क्वेश्चंस होने वाले जो काफी बार LTI Mindtree के अंदर पूछे जा चुके हैं एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देख लेते हो, कंप्लीट वन शॉट देख लेते हो, तो आपकी LTI Mindtree की इंटरव्यू प्रिपरेशन टॉप नॉच लेवल हो चुकी होगी। ये वन शॉट थोड़ा लेंथी होने वाला है, अप्रोक्स 1 आवर का ये वन शॉट होने वाला है। बट इस वन शॉट के अंदर मैं आपको सारे क्वेश्चंस, जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस है, जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस है, जितने भी मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस है LTI Mindtree के अंदर, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एंड काफी इंटरव्यू एक्सपीरियंस एनालाइज करने के बाद जितने भी हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, उनके आंसर्स भी अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, सारी चीजें कराने वाला हूँ। तो अगर आप साथ साथ कर लेते हो, जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ, साथ साथ भी कर लोगे तो आपको चीजें याद हो जाएगी, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एंड अगर आप लोग वीडियो स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि कंप्लीट वीडियो के अंदर अलग अलग पैटर्न्स के बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। तो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। अगर आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एंड अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी काफी कंटेंट आप लोग के लिए चैनल पे आने वाला है। तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत के तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन HTTP and HTTPS प्रोटोकॉल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो आप लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, अपने 3 साल बीटेक के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर आपके, थर्ड ईयर बीटेक के अंदर आपका सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर नेटवर्क्स, या फिर सेकंड ईयर के एंड में आता है। ठीक है, तो अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने HTTP एंड HTTPS टर्म जरूर पढ़ी होगी। अब ये HTTP एंड HTTPS क्या है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो भी मैं बताने वाला हूँ। अगर आप लोग को पता है तो अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना, अच्छी तरीके से समझ लेना। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एक प्रोटोकॉल है। HTTP is a set of rules and standards that regulate how information can be sent across the internet। तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि आज के टाइम में हम इंटरनेट की हेल्प से कोई भी इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हो। जैसे आप व्हाट्सएप पे अपनी गर्लफ्रेंड से मैसेज करते हो, इंस्टाग्राम पे करते हो, तो कैसे हो पा रहा है? वो हो पा रहा है इंटरनेट की हेल्प से। आप किसी को कोई भी इमेजेस भेज पा रहे हो, कोई वीडियोस भेज पा रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट्स भेज पा रहे हो, ये सब हमारा इंटरनेट की हेल्प से हो पा रहा है। HTTP established communication standards for web browser and servers। तो HTTP क्या होता है? HTTP establish करता है कम्युनिकेशन हमारा वेब ब्राउजर के लिए और सर्वर्स के लिए। अब HTTP तो हमने पढ़ लिया कि HTTP तो एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, बट HTTPS में क्या डिफरेंस है? अब देखो, जो भी चीज हमने HTTP के अंदर पढ़ी है सेम हमारा HTTPS करता है। बट HTTPS is an acronym for Hypertext Transfer Protocol Secure। अब जैसे आप लोग एक चीज देख पा रहे हो, एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे, HTTP का मतलब था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बट HTTPS का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब सिक्योर वर्ड से आपको समझ आ पा रहा होगा कि सिक्योरिटी बढ़ रही है। इट इज ए हाईली एडवांस्ड एंड सिक्योर HTTP वर्जन। मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या होगी? इनहेंस्ड सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी? हमारे पास सिक्योरिटी ज्यादा होगी। तो HTTP एंड HTTPS आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What do you understand about object oriented programming? Explain the major features of object oriented programming। अब ये क्वेश्चन अगर आप 99 स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, मैं आपको बस ऐसे ही रेशो बता रहा हूँ, तो अप्रोक्स 80 प्लस स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा जाना ही जाना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है एंड इनके पिलर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड काफी बार ऑलरेडी LTI Mindtree के अंदर पूछा गया है। देखो, LTI Mindtree एक बहुत अच्छी कंपनी है, तो ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे, आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। तो बहुत ध्यान से जो जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ उनको तो एटलीस्ट अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना।
Object oriented programming is a programming paradigm that organize software design around data rather than functions and logic. अब आपको बस दो वर्ड याद रखने हैं, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कहीं भी नेम आ रहा है तो ये समझ लेना कि जो भी काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग हो रहा है, ना कि फंक्शंस एंड लॉजिक्स। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यही डिफरेंस है कि जो हमारी स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वहां पे हम इफ एल्स फंक्शंस का यूज करते हैं, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक डिफरेंट एस्पेक्ट से एक डिफरेंट टर्म है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा जितना भी कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे चलता है। अभी सारी चीजें बताऊंगा, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है। अब बात करते हैं मेन फीचर्स के बारे में कि भैया फीचर्स क्या है। अब ये पिलर्स, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकता है, एक्सप्लेन द मेजर पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या फिर एक्सप्लेन द मेजर फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो कैसे भी आपका क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है, इंटरव्यू कैसे भी आपका क्वेश्चन डिजाइन कर सकता है। तो ये हमारे कुछ मेन क्या थे, मेन पिलर्स है। सबसे पहला एब्स्ट्रक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन। तो ऊप्स के चार पिलर्स अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेना। एब्स्ट्रक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन। इसको याद कर लेना। ये वाला क्वेश्चंस आपको, आप किसी भी कंपनी के अंदर जा रहे हो वहां पे आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी तक हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस चीज पे काम करती है। ये काम करती है ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है, या फिर हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, रेदर देन फंक्शंस एंड लॉजिक, रेदर देन फंक्शंस एंड लॉजिक। तो अब तक हमारी इतनी चीज तो समझ में आ चुकी है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पे काम करती है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो एडवांटेजेस, ये किसी भी चीज के पूछे जा सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्रीजेस प्रोग्रामर इफिशियंसी, इंप्रूव्स सॉफ्टवेयर क्वालिटी। जब आप किसी भी कंपनी के अंदर जाओगे तो वहां पे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आपको बनानी होगी, तो तब आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूरा पूरा रियल वर्ल्ड के अंदर यूज होती है, एंड जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाते हो वहां पे काफी हेल्प होती है। एंड रिड्यूसेस मेंटेनेंस कॉस्ट, जो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस करता है, इनहेंस करता है, इंप्रूव करता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज डीबीएमएस। यार डीबीएमएस क्या होता है, काफी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा डीबीएमएस के बारे में। काफी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी आपके सब्जेक्ट्स के अंदर एक सब्जेक्ट्स आता है बीटेक के अंदर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यही होता है हमारा डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो डीबीएमएस एक सब्जेक्ट आता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा। एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एलटीआई माइंड ट्री के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस मैं आपको बताता हूँ। डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS is a system software responsible for the creation, retrieval, updation and management of the database। अब बहुत ध्यान से टर्म समझना। DBMS क्या है, DBMS एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो रेस्पॉन्सिबल करता है क्रिएशन, मतलब कोई भी चीज आप क्रिएट कर रहे हो, रिट्रीवल मतलब कोई भी चीज आप रिट्रीव कर रहे हो, फैच कर रहे हो, अपडेशन। अब काफी बार क्या होता है हमें अपडेट की नीड होती है, जैसे आईफोन अभी अपडेशन अभी आया, आईफोन 16 आया, उससे रिसेंटली हमारा आईफोन 15 था, देन हमारा आईफोन 14, आईफोन 13, आईफोन 12, आईफोन 11, आईफोन एक्स। तो अभी क्या हो रहा है देखो, अब ये क्या हो रहा है, आईफोन एक्स था, देन उसके बाद 10 11 आया, देन उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15, एंड अभी मार्केट में रिसेंटली लॉन्च हुआ है आईफोन 16। तो अभी क्या हो रहा है, अब कुछ अपडेट आया था आईफोन एक्स के बाद आईफोन 11 में, कुछ छोटे छोटे फीचर्स आए थे। फिर 11 के बाद एक अपडेट आया था 12 के अंदर, 12 के बाद आया था 13 के अंदर, 13 के बाद आया था 14, 14 के बाद 15 एंड 16, अभी अगले साल 17 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये अपडेशन है। तो ऐसे ही हमें डेटाबेस के अंदर भी अपडेट करना पड़ जाता है। सपोज कोई डेटा है एंड अभी कोई एक स्टूडेंट्स है आपके, मैं कॉलेज के डेटाबेस के बारे में बात कर लेता हूँ। किसी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर के अंदर बीटेक ड्रॉप कर ली, तो अब क्या होगा, अब आपके कॉलेज को अपने डेटाबेस के अंदर से उस स्टूडेंट का डेटा हटाना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, अपडेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द डेटा। इट ensures that our data is consistent, organized and is easily accessible by serving as an interface
between the database and its end user or application software। अब जो हमारा डेटाबेस है, वो हमारा जो डेटा है उसके अंदर वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर मुझे कोई भी रिट्रीवल करना है, कोई भी चीज एक्सेस करनी है, तो मैं इजीली एक्सेस कर पाऊँ। तो दिस इज ऑल अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एसक्यूएल। अब डीबीएमएस और एसक्यूएल का एक अलग ही रिलेशन है, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में भी। पहले हम एसक्यूएल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। SQL stands for Structured Query Language. It is the standard language for relational database management system। अभी हमने DBMS पढ़ा है। एक DBMS के लिए एक लैंग्वेज समझ लेना, एक लैंग्वेज यूज होती है जो है हमारी SQL। It is especially useful in handling organized data comprises of entities and relations between different entities of the data। अब मैं आपको बताता हूँ DBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जहां पे भी बात आएगी वहां पे मेरा यूज होगा SQL का। अब ये मेरा DB है, डेटाबेस है ये मेरा। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एसक्यूएल का क्या मतलब आपस में रिलेशन होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपको आपने जो भी डेटाबेस बनाया, अब जैसे आपने एरे एरे बनाया, एरे ऑफ 0 1 2 3 4, आपने 5 साइज का एरे बना लिया। इसके अंदर हमारे 5 एलिमेंट्स है। अब मुझे चाहिए एरे ऑफ 1, तो क्या मेरे पास रिट्रीव होके 1 आ जाएगा? यस। तो ऐसे ही जब हमें डेटाबेस के अंदर कोई भी वैल्यू चाहिए, कोई भी हमें रिट्रीवल चाहिए, किसी भी डेटा का एक्सेस चाहिए, तो वो किसकी हेल्प से होगा? एक लैंग्वेज आती है। दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहले मैं आपको ये टर्म क्लियर कर देता हूँ, काफी स्टूडेंट्स को इसमें डिफरेंस लगता है कि क्या एसक्यूएल भैया एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? एसक्यूएल इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब एसक्यूएल है क्या? एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब जो भी आपको क्वेरी, अगर आपको कोई भी डेटा चाहिए तो आप क्वेरी लिखो एंड रिट्रीव कर लो। सपोज मुझे एक स्टूडेंट है एक्स, एक्स स्टूडेंट है, एंड अभी मुझे उसका रोल नंबर भी चाहिए, मुझे उसकी आईडी भी चाहिए, मुझे उसकी फीस रिसिप्ट भी चाहिए। तो मैं अपनी एसक्यूएल की हेल्प से एक क्वेरी लिखूंगा एंड अपने डेटा को रिट्रीव कर लूंगा। अभी हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक वर्ड पढ़ा, रिट्रीवल। तो जो भी हमें रिट्रीवल, अपडेशन, क्रिएशन करना है, मैं एसक्यूएल क्वेरी की हेल्प से कर सकता हूँ। तो एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है जो हमारे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यूज होती है। एंड मैं क्वेरी लिख के अपने किसी भी डेटा को रिट्रीव कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ। सो होप सो आपको इतनी चीज समझ आ चुकी होगी। तो गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड देखो यार, ये कोड है एंड आपसे एलटीआई माइंड ट्री के अंदर कोडिंग के क्वेश्चन में इंटरव्यूअर पूछ सकता है। बट ये मान के चलना कि बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे। जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा वो इजी टू मीडियम लेवल रहेगा। एंड मोस्टली क्वेश्चंस एरेज, स्ट्रिंग, स्टैक, क्यू के बेसिस पे आपसे कोडिंग क्वेश्चंस पूछा जाएगा अगर इंटरव्यूअर ने कोडिंग क्वेश्चन आपसे पूछा। ठीक है, जिसकी बहुत ज्यादा कोडिंग अच्छी होगी, जिसके रेज्यूमे के अंदर बहुत ज्यादा कोडिंग लिखी होगी, उससे कोडिंग क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, जैसे आपका रेज्यूमे के अंदर आपने चीजें मेंशन की है, सपोज आपने जावा मेंशन किया है, सपोज आपने सी प्लस प्लस मेंशन किया है, तो जो भी आपने स्किल्स मेंशन किया है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं आपसे पूछे जाने के। रिवर्स ए स्ट्रिंग इन जावा। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सी प्लस प्लस में कोड करते हो, आप जावा में करते हो या पाइथन में करते हो। आपसे इंटरव्यूअर इसका लॉजिक पूछ सकता है, इसकी अप्रोच पूछ सकता है एंड आपसे कोड भी लिखवा सकता है। अब रिवर्स ए स्ट्रिंग का कोड बहुत एक सिंपल होता है। जैसे एक स्ट्रिंग है, सपोज मेरा नेम है अमन, अब मुझे इसको रिवर्स करनी है, तो रिवर्स करके ये मेरा इनपुट था एंड ये मेरा आउटपुट है। ठीक है, ये क्या है? मेरा आउटपुट। अब क्या होगा? अब ये जो है रिवर्स करके क्या होगा? NAMA। तो ये मेरी क्या होगी? ये मेरी स्ट्रिंग होगी। अब कैसे हम रिवर्स करेंगे? बट आपको इंटरव्यूअर इसके अंदर आपको कंडीशंस देगा। कंडीशंस क्या देगा? कि ना तो आप लूप यूज कर सकते, आपने बहुत बेसिक अप्रोच सोच ली होगी कि भैया मैं क्या करूंगा, मैं इस स्ट्रिंग के अंदर इटरेट कर दूंगा लूप, एंड मैं लूप को जो है बैक से एंड अब तक चलाऊंगा। ठीक है, मैं एक उल्टा लूप चला दूंगा। बट ये एक बहुत बेसिक अप्रोच है, एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है। तो इंटरव्यूअर आपको पहले ही बोल देगा कि आपको लूप्स का यूज नहीं करना है, आपको किसी और चीज का यूज नहीं करना है। आपको टू पॉइंटर होते हैं, टू पॉइंटर टेक्निक होती है, एक स्वैपिंग टेक्निक होती है, जैसे इसको स्वैपिंग टेक्निक भी बोलते हैं कि हमने यहाँ से यहाँ तक चला लिया एंड हमने बीच में से इसको स्वैप करते गए। ठीक है, ये भी एक टेक्निक होती है। तो आपको इंटरव्यूअर आपको कुछ कंडीशंस भी दे सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? अब मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ।
तो अगर मैं लूप से भी नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को और मैं स्वैपिंग से भी नहीं कर सकता, तो मैं कैसे करूंगा? अब आपने क्या करा है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, अगर मैं इस क्वेश्चन को लूं हेलो, ये मेरा क्या है, ये मेरा इनपुट है। तो अब आप लोग देख रहे होगे कि मुझे रिवर्स करना है, तो रिवर्स करके ये आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा? तो आप बहुत ध्यान से देखो कि एक हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होता है स्टैक। अब अगर आपने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो आपको उसकी प्रॉपर्टी पता होगी लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो लास्ट में एलिमेंट आया वो सबसे पहले बाहर जाएगा। तो अब जैसे जैसे मैं एलिमेंट पुट करता हूँ, सपोज मैंने एच, सबसे पहले एच आया, देन उसके बाद ई आया, देन उसके बाद एल, देन उसके बाद एक और एल, देन ओ। अब क्या होगा, जैसे मैं यहाँ से पॉप करूंगा तो सबसे पहले ओ आएगा, फिर एल आएगा, फिर एक और एल आएगा, फिर ई आएगा, फिर एच आएगा। तो ये मेरी फाइनल आउटपुट आ जाएगा एंड मैं इसमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसको मैं आउटपुट में प्रिंट करा सकता हूँ। तो स्टैक एक बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन है, एक बहुत अच्छा डेटा स्ट्रक्चर्स है। अगर कहीं पे भी आपको रिवर्स करने का कोई भी यूज आता है, तो आप स्टैक की हेल्प से भी रिवर्स कर सकते हो। अब एक बार मैं आपको कोड समझा देता हूं, तो आप इजीली सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इजीली आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड कर लोगे। एक बार मैंने आपको अप्रोच बता दी कि हम कैसे कैसे अप्रोच यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं कोड पे, क्योंकि आप अप्रोच तो इजीली बता दोगे, अगर आप कोड करने पे आए तो कोड कैसे करोगे। तो मैं आपको एक बार कोड भी बता देता हूँ। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग str, ठीक है। ये मेरा फंक्शन है स्टैक कैरेक्टर स्टैक इक्वल टू न्यू स्टैक, ठीक है। ये क्या है, ये मैंने एक स्टैक अपना इंप्लीमेंट कर दिया, इंप्लीमेंट स्टैक। सबसे पहला काम था कि एक स्टैक लेना था, तो मैंने एक स्टैक को इंप्लीमेंट कर दिया। अब क्या हुआ देखो, अब बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले एक 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 कैरेक्टर को हमने स्टैक के अंदर पुट करा। तो जब हम एक एक कैरेक्टर स्टैक के अंदर पुट करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, हमने एक लूप चला दिया फॉर कैर सी str डॉट टू कैर एरे। अब जो भी मेरी स्ट्रिंग थी उसको मैंने कैर एरे के अंदर कन्वर्ट करके अब स्टैक के अंदर मैंने पुश कर दिया एक एक एलिमेंट्स को, स्टैक डॉट पुश। तो जैसे आपने ये ऑपरेशन यूज किया, तो यहाँ पे एच ई एल एल ओ, हेलो है मेरी कोई भी स्ट्रिंग है, तो हेलो आ गई। अब हुआ क्या, स्ट्रिंग बिल्डर रिवर्स स्ट्रिंग इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। तो अगर आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो तो आपको पता होगा कि स्ट्रिंग बिल्डर की हेल्प से मैं मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, एक नई स्ट्रिंग अपडेट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, इंसर्ट कर सकता हूँ। तो स्ट्रिंग बिल्डर हमारा स्ट्रिंग के अपडेशन, इंसर्शन, डिलीशन के लिए यूज होता है। अब हमें करना क्या है, जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं होता है, व्हाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, तो मुझे क्या करना है, मुझे तो पॉप करना है। अब मुझे सबसे पहले ओ आएगा, क्योंकि जब मैं स्टैक को पॉप करूंगा तो जो लास्ट एलिमेंट होता है वो सबसे पहली बार आएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर एक और एल, फिर ई, फिर एच। तो ये मेरी जो आउटपुट स्ट्रिंग है, वो मेरी जो मुझे आउटपुट स्ट्रिंग चाहिए थी सेम टू सेम आ जाएगी, ठीक है। क्या ये आ रही है? यस। तो अब स्टैक से हमने कैसे करा, हमने स्टैक इज एम्प्टी लगाया, ये हमने एक लूप चला दिया, रिवर्स स्ट्रिंग डॉट अपेंड, अपेंड की हेल्प से क्या होगा, अब जो भी आप यहाँ पे पॉप कर रहे हो वो मेरे एक स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा, स्टैक डॉट पॉप। तो ये मेरी एक स्ट्रिंग के अंदर आता जाएगा, ओ आ गया, देन एल आया, देन एल आया, देन ई, देन एच। तो ये मेरी एक स्ट्रिंग बन जाएगी एंड अब मेरा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। इस कंडीशन से बाहर आके ये रिटर्न कर देगा रिवर्स स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग, ठीक है। अभी तक हमारी जो स्ट्रिंग थी स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर थी, ये स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर थी, देन हमने डॉट टू स्ट्रिंग मेथड का यूज करके, टू स्ट्रिंग मेथड क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रिंग बिल्डर से कन्वर्ट करता है एक्चुअल स्ट्रिंग में, एक्चुअल स्ट्रिंग में, ठीक है। सो होप सो आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी। तो ये मेरा पूरा का पूरा कोड था, ऐसे हम अपना कोड लिख सकते हैं। एंड मैंने आपको इसकी अप्रोच भी बता दी कि क्या अप्रोच यूज करनी है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमें एक स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है, देन अपनी पूरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया कैर एरे के अंदर एंड मैंने एक एक कैरेक्टर को पुट कर दिया स्टैक के अंदर। स्टैक के अंदर पुट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको पॉप एक एक एलिमेंट निकालना है। जैसे मुझे पता है कि स्टैक की प्रॉपर्टी होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट लास्ट एलिमेंट्स आएगा उसको मैं सबसे पहली बार निकालूंगा। तो स्टैक की प्रॉपर्टी की जो भी लास्ट में आएगा वो सबसे पहले निकलेगा। ये प्रॉपर्टी है, बहुत सिंपल है, ये सभी को पता है लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली बात। अब पॉप जैसे करा, तो मैं एक स्ट्रिंग के अंदर अपने एलिमेंट्स को लेता जाऊंगा, तो पॉप करा ओ एल एल ई एच, तो ये क्या बन जाएगी, मेरी एक स्ट्रिंग बन जाएगी एंड ये मेरा आउटपुट था। तो बहुत एक सिंपल सा कोड था। अगर आप लॉजिक बनाना आपको आ गया, अगर आपने अपने दिमाग से काम किया, आपने ये देखा कि इसके अंदर मैं मोस्ट एप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज कर सकता हूँ। अब एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, अगर आपको इंटरव्यूअर
कोई भी कंडीशन नहीं देता, वो सिंपली कहता है रिवर्स ए स्ट्रिंग इन जावा। तो आप एक लूप भी रन कर सकते हो, आप पीछे से लूप रन करके बता सकते हो, ठीक है। हालांकि वो एक बहुत सिंपल अप्रोच है। या फिर आप स्वैपिंग वाला बता सकते हो कि जैसे अमन है, ये हमारा इनपुट है, तो एक मैंने यहाँ पे पॉइंटर यहाँ पे रख लिया, एक मैंने पॉइंटर यहाँ पे रख लिया, एंड मैं अब क्या करता चला जाऊंगा, स्वैप करता चला जाऊंगा, एंड मिड में जहां भी मेरा मिड होगा वहां पे रुक जाएगा। अब जैसे स्वैप करा, एन का आ गया यहाँ पे ए, फिर ये आ गया, तो क्या मेरी वही स्ट्रिंग आ गई? तो क्या है मेरी रिवर्स स्ट्रिंग है सेम? तो ये भी एक अप्रोच थी। तो अगर आपका इंटरव्यूअर आपको कंडीशन नहीं देता है, तो आप किसी भी तरीके से आप अपने कोड को डिजाइन कर सकते हो, आप कैसे भी लॉजिक बता सकते हो। बट ये चीज रखना, अपनी स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, ब्रूट फोर्स से स्टार्टिंग करना, एंड ऑप्टिमल पे जाना, ठीक है। ऑप्टिमल पे आपको जाना है, ऑप्टिमल अप्रोच स्टार्ट करना है हमेशा ब्रूट फोर्स से। इंटरव्यूअर को पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच बताओ। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होती है? बहुत बेसिक अप्रोच होती है, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी ज्यादा हो जाए। बट जो ऑप्टिमल अप्रोच होती है वो हमारी विद इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब एक अच्छा कोड होता है कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो बिल्कुल सही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हमारा कोड होगा, एक जो हमारा कोड है वो एक ऑप्टिमल होगा। तो दिस इज आवर होल कोड, एंड हमने सारी चीजें समझ ली। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज एसक्यूएल वेयर क्लोज। अब ये एसक्यूएल वेयर क्लोज क्या है? तो एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्या है मैं ये देखना चाह रहा था। एसक्यूएल इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बार बार मैं बात रिपीट कर रहा हूँ। अब ये बार बार बात क्यों रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एलटीआई माइंड ट्री के अंदर 2024 बैच के अंदर पूछा गया था, इज एसक्यूएल ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ठीक है, तो काफी स्टूडेंट्स ने बोल दिया कि यस एसक्यूएल इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपने इतनी बेसिक सी चीज गलत बता दी तो आपका इंप्रेशन बहुत डाउन जा सकता है। तो ये बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है उसमें कभी गलती मत करना। भले ही आपसे कोई एक हार्ड कोड दे दिया, कोई एक बड़ा कोड दे दिया कि एक स्टैक का कोड दे दिया, क्यू का दे दिया, जो आपसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आपने थोड़ा बहुत बता दिया बट आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, नहीं हो पा रहा है जो हार्ड चीज है, तो एक बार कोई इंटरव्यूअर सोचेगा कि यार ये हार्ड चीज है तो इसलिए सामने वाला स्टूडेंट नहीं बता पाया होगा। बट अगर आपने कोई ऐसी चीजें में मिस्टेक कर दी, जैसे फंक्शंस के बारे में उसने कुछ पूछ लिया, ठीक है, क्लास के बारे में कुछ पूछ लिया, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछ लिया, ग्रुप्स के पिलर्स के बारे में पूछ लिया, जैसे एब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, अगर आपने बहुत बेसिक चीजों में गलतियां कर दी तो वहां पे इंप्रेशंस आपके डाउन जा सकते हैं, एंड आपको पूरे इंटरव्यू के अंदर अपना अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें बतानी है तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप कर लेना, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी रिवाइज कर लेना। काफी बार क्या होता है कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है, हम बेसिक बेसिक चीजें भूल जाते हैं, एंड काफी बार क्या होता है कि हमें चीजें आती है और कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, द वेयर क्लोज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स, इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोस रिकॉर्ड्स दैट फुलफिल ए स्पेसिफिक कंडीशंस। अब क्वेश्चन था मेरा एसक्यूएल वेयर क्लोज कि भैया वेयर क्लोज क्या है? तो वेयर क्लोज एक बहुत सिंपल सी चीज है। वेयर क्लोज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स। अगर आपको कहीं पे भी कोई चीज फिल्टर करनी है, आपको कोई रिकॉर्ड्स फिल्टर करके लेने हैं, तो आप वेयर क्लोज का यूज कर सकते हो। इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोस रिकॉर्ड्स दैट फुलफिल ए स्पेसिफिक कंडीशन। सपोज आपको कोई भी आपका डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, सपोज मुझे एक स्टूडेंट का डेटा चाहिए, एंड मैंने बोल दिया कि जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन 60 है, जितने भी स्टूडेंट्स के मैथ्स के अंदर 60 मार्क्स से अबव है, मुझे उनका डेटा चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे वेयर क्लोज का यूज करके एक फिल्ट्रेशन कर दिया। फिल्ट्रेशन कर दिया, जैसे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, क्या हुई है? शॉर्ट लिस्टिंग। काफी स्टूडेंट्स ने एलटीआई माइंड्री का ऑनलाइन असेसमेंट दिया होगा, बट काफी कम स्टूडेंट्स को मेल आई होगी इंटरव्यू के लिए। अब क्या हुआ, वहां पे जो आपकी कट ऑफ लगी होगी उसमें उन्होंने फिल्टर कर दिया कि जितने स्टूडेंट्स के इस कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है उन स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की मेल भेज दो, एंड जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं है उन स्टूडेंट्स को फैच नहीं करेगा। तो ऐसे हम अगर कहीं भी हमें फिल्ट्रेशन करना है, एक्सट्रैक्ट करना है कोई भी डेटा एक स्पेसिफिक कंडीशन पे, तो हम एसक्यूएल वेयर क्लोज का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेरी की। अगर आप एसक्यूएल कहीं पे भी यूज कर रहे हो तो उसकी क्वेरी आपको आनी चाहिए। सेलेक्ट स्टार से क्या होगा, स्टार से सारा का सारा डेटा फैच हो जाएगा जितने भी हमारे कॉलम्स है। फ्रॉम कस्टमर्स, अभी कस्टमर्स क्या है? टेबल नेम है, जो भी आपकी टेबल नेम है, ठीक है, ये क्या है? टेबल नेम है। वेयर कंट्री इक्वल टू मैक्सिको, अब ये क्या 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 कहा गया है? जहां जहां जो भी जिसका भी कंट्री मैक्सिको है, वे सारे के सारे कस्टमर्स की डिटेल दे दो। तो जो भी कस्टमर टेबल के अंदर जहां पे भी कंट्री मैक्सिको होगा, उन सारे एम्प्लॉयज की, उन सारे कस्टमर्स की डिटेल आ जाएगी। तो दिस इज अवर होल क्वेरी। होप सो आपको समझ में आ चुकी हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मैंने आपको पहले ही बताया था क्यूब्स के अंदर हमारे पिलर्स होते हैं इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। तो यार इन पिलर्स को तो अच्छी तरीके से कर लेना। अब ये क्वेश्चन व्हाट इज इनहेरिटेंस इन लूप्स, ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है एंड एक और क्वेश्चन आता है इसके आपसे व्हाई डू वी नीड इनहेरिटेंस। तो ये दोनों क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है भैया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर इनहेरिटेंस है। सारे के सारे पिलर इंपॉर्टेंट है बट इनहेरिटेंस एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर्स, वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट्स है, कोर कॉन्सेप्ट्स है। इट इज ए मैकेनिज्म where you can to derive a class from another class for a hierarchy of a class that share a set of attributes and methods। अब आपने डेफिनेशन तो पढ़ ली होगी कि भैया डेफिनेशन तो हमारे हमने समझ ली बट हम कैसे इसको समझेंगे कि क्या क्या होता है इनहेरिटेंस एक्चुअल में। तो इसको मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से भी समझाऊंगा। देखो आप कोई भी पिलर्स पढ़ रहे हो उसके इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, कोई भी पिलर्स है उसका आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल जरूर करके जाना। हर एक पिलर का, हर एक कॉन्सेप्ट्स का रियल वर्ल्ड एग्जांपल पता होना चाहिए। तो इनहेरिटेंस का मैं आपको एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी बताऊंगा और टेक्निकल भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं आपको सबसे पहले रियल वर्ल्ड एग्जांपल बता दूंगा, उसके बाद आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अब जैसे आपके पेरेंट्स हैं एंड आप हो, चाइल्ड, ये आपके पेरेंट्स है एंड ये आप हो। अब काफी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का आई कलर उनके चाइल्ड कलर से मैच करता है। जैसे आपके पेरेंट्स का आई कलर है ब्राउन या फिर आपके पेरेंट्स का हेयर कलर है ब्राउन, तो आपका भी हेयर कलर ब्राउन होता है। काफी आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज क्या होती है, ये चीज इनहेरिट हुई है कहाँ से। अब आपके अंदर कहाँ से इनहेरिट हुई है, आपकी पेरेंट्स से। ठीक है, जो आपकी एक सब क्लास, वो सॉरी सुपर क्लास है। आप क्या हो, आप सब क्लास हो। तो ऐसे क्या होता है इनहेरिटेंस के अंदर। अब मैंने क्लास ए बनाई एंड ये क्लास ए है एंड इसमें मैंने कुछ मेथड्स बनाए हैं। अब ये मेथड्स जो मैंने मेथड्स बनाए हैं, अगर मैं क्लास बी बनाता हूँ एंड क्लास बी जो मैं बना रहा हूँ, ये तो मेरी है पेरेंट क्लास, ये क्या है, पेरेंट क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है। अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अगर आपको इनहेरिटेंस का यूज करना है तो आपको एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। एक्सटेंड्स किसको करा, ए को। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमने क्लास बी एक्सटेंड से, अब जो भी मैंने क्लास ए के अंदर मेथड्स बनाए थे, एट्रीब्यूट्स बनाए थे, वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो ये फायदा था मेरा इनहेरिटेंस का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज समझ लेना। जो भी आपको चीजें नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ठीक है। अब जो क्लास ए थी एंड जो क्लास बी थी, अब जो भी क्लास ए की प्रॉपर्टीज थी, एट्रीब्यूट्स थी, मैं डायरेक्टली क्लास बी के अंदर यूज कर सकता हूँ। यही मेरी डेफिनेशन कह रही है। इट इज अ मैकेनिज्म वेयर यू कैन टू डिराइव ए क्लास फ्रॉम अनदर क्लास। मैंने इस क्लास से, क्लास ए से बना लिए क्लास बी फ्रॉम ए हायरार्की ऑफ क्लास दैट शेयर ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट शेयर कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे मेथड शेयर कर सकता हूँ अपनी क्लास ए का क्लास बी के अंदर। तो दिस इज आवर इनहेरिटेंस। ठीक है, तो होप्स आपको इनहेरिटेंस समझ में आ चुका होगा। ये मेरा टेक्निकल एग्जांपल था। अगर मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करता हूँ तो ये पेरेंट्स एंड चाइल्ड का आप एग्जांपल दे सकते हो कि आपके पेरेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हमारे अंदर आ जाती है, चाइल्ड के अंदर आ सकती है। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, हेयर कलर, आई कलर, ठीक है, तो आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो। तो दिस इज द इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड काफी स्टूडेंट्स को रिवीजन करना होता है तो उनको पीडीएफ चाहिए होती है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन के अंदर LTI माइंड ट्री इंटरव्यू पीडीएफ कमेंट कर देना, मैं ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिल रहा होगा व्हाट्सएप चैनल का, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ वगैरह उस चैनल पे मैं आप पे वहां पे ड्राइव का लिंक शेयर कर देता हूँ। बट चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना LTI माइंड ट्री इंटरव्यू पीडीएफ। ठीक है, अब काफी स्टूडेंट्स को ये होता है कि भैया हमारा 4 दिन बाद एग्जाम है, 5 दिन बाद एग्जाम है, मुझे एक बार रिवाइज करना है। तो मैं रिवाइज कर लूंगा। तो अगर आपको रिवाइज करना है तो आपको पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप कंप्लीट वीडियो देख लेते हो तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बट आपको एक बार रिवीजन के लिए, अगर आपको रिवीजन चाहिए कि रिवीजन करना है, तो आपको 10 से 15 मिनट लगनी है। अगर आप कंप्लीट वीडियो देख लेते हो, जैसे जैसे मैं चीजें समझा रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाए, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आपको रिवीजन करने में 10 to 15 मिनट्स लगेगा हार्डली, अगर आप सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ लोगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग। अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट लिखूं उतना कम है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है
व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग एंड व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, बट हम इसको अलग अलग एस्पेक्ट से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड ओवरलोडिंग के बारे में, उसके बाद मैं आपको मेथड ओवरराइडिंग के बारे में बताऊंगा। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग अलाउज डिफरेंट मेथड्स, बहुत ध्यान से समझना, डिफरेंट मेथड्स टू हैव द सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर्स। मेथड ओवरलोडिंग ने क्या करा, ये अलाउ करता है डिफरेंट मेथड्स को, सेम नेम के हम डिफरेंट मेथड्स बना सकते हैं, बट क्या होना चाहिए, डिफरेंट सिग्नेचर्स। अब ये सिग्नेचर्स क्या होते हैं, वेयर द सिग्नेचर्स कैन डिफर बाय द, यहां से समझना, नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर्स और टाइप ऑफ इनपुट पैरामीटर्स और ए मिक्सचर ऑफ बोथ। अब इस क्वेश्चन ने क्या कहा है कि मेथड ओवरलोडिंग क्या है, तो मेथड ओवरलोडिंग से हमें समझ में आ रहा है कि हम डिफरेंट मेथड्स बनाएंगे। तो मेथड ओवरलोडिंग हमेशा कैसे बनेगी कि डिफरेंट मेथड्स बना लिए और सेम नेम के हमने डिफरेंट मेथड्स को बना लिया, बट अब ये सेम नेम क्या है, इसके अंदर आपके डिफरेंट सिग्नेचर होने चाहिए। सिग्नेचर्स क्या है, अगर आप नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर्स चेंज कर सकते हो या फिर टाइप ऑफ इनपुट पैरामीटर चेंज कर देते हो तो हम मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हैं। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एक बार कोड से समझा देता हूँ। ठीक है, अगर मैंने एक फंक्शन बना लिया सम नाम से, इंट ए इंट बी, ये मेरा फंक्शन है, रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी। अब ये बताओ मुझे, अगर मैं एक सेम नाम को दूसरा फंक्शन बना लूं इंट ए और इंट बी करके, तो क्या ये एग्जीक्यूट कर पाएगा? नहीं, ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेम नेम है और सेम ही सिग्नेचर है। तो अगर हमें मेथड ओवरलोडिंग करनी है तो मेथड ओवरलोडिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो ये जो मेरे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है, अगर कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे है, दो, या तो मैं नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को चेंज कर दूं। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 कर दूं, या फिर मैं इस डेटा टाइप, देखो यहाँ पे पढ़ो ध्यान से, बाय द नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर्स और द टाइप ऑफ इनपुट पैरामीटर्स और मिक्सचर ऑफ बोथ। तो आप क्या कर सकते हो, आप इनका या तो इनपुट पैरामीटर चेंज कर दो, या तो 2 से 3 कर दो, या फिर यहाँ पे इंट है तो यहाँ पे डबल ए डबल बी कर दो। नंबर ऑफ पैरामीटर्स तो सेम ही रहे, 2 थे, यहाँ पे भी 2 रहे, बट आपने डेटा टाइप चेंज कर दिया, तो रिटर्न क्या कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज मेथड ओवरलोडिंग, एंड इसका दूसरा नाम है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग देखो मैं आपको बताता हूँ, जावा के अंदर फंक्शंस को ही मेथड बोलते हैं, तो मेथड कोई नई टर्म नहीं है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग अगर आपसे पूछ लिया, मेथड ओवरलोडिंग पूछ लिया, दोनों सेम ही चीज होती है। तो आपको कोड से भी समझा देना है, एंड आपको अपनी डेफिनेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी डेफिनेशन, आप अच्छी तरीके से डेफिनेशन, देखो आप चीजें समझा रहे हो, बट आपको टू द पॉइंट चीजें बोलनी है इंटरव्यू के आगे। जो भी आपका इंटरव्यूअर है उसके सामने टू द पॉइंट चीजों पे बात करनी है। ठीक है, तो डेफिनेशन अच्छी तरीके से पढ़ लेना एंड ट्राई करना कि मैं डेफिनेशन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। अब बात करते हैं व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग हमने अच्छी तरीके से समझ ली, अब बात करेंगे मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। अब ये मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है, अब एक और इसका नाम है, इसको हम बोल देते हैं कंपाइल पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोल देते हैं, मैं लिख देता हूं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप भी होता है, एंड इसको हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, मैं आपको एक बार क्वेश्चन भी फ्रेम करके बता देता हूं। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई डिफरेंस बिटवीन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन करा जा सकता है, एंड आपसे ऐसे भी क्वेश्चन करा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। तो आपसे कैसे भी क्वेश्चन करा जा सकता है, आपको प्रिपेयर रहना है कि आपको आंसर कैसे करना है। दिस इज द मेन थिंग, आपको ये चीज अपने दिमाग में रखनी है कि मुझे आंसर कैसे करना है। ठीक है, अब मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है, मेथड ओवरराइडिंग एक अलग एस्पेक्ट है, एक अलग टर्म है। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, method overriding is a feature that allows a subclass or child class to provide a specific implementation of a method that is already provided by one of its superclass or parent class। method overriding एक फीचर है जो अलाउस करता है एक सब क्लास को या फिर एक चाइल्ड क्लास को टू प्रोवाइड ए स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय वन ऑफ इट्स सुपर क्लास। अब आपको समझ में नहीं आएगा, बट मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी क्लास ए है, एंड यहाँ पे मेरा कोई भी एक फंक्शन है वॉइड, वॉइड बार्क करके मैंने एक फंक्शन बना दिया, एंड मैंने कह दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया हेलो वर्ल्ड। एंड अब मैं सेम क्लास बी बना सकता हूँ
एंड इस क्लास बी के अंदर एक्सटेंड करा दिया ए क्लास को। अब जो मेरा यहाँ पे वॉइड बार फंक्शन था, मैं यहाँ पे सेम इसको यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप लोग एक चीज देखी होगी, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इनहेरिटेंस का यूज करा कि जो क्लास ए के अंदर थी यहाँ पे एक्सटेंड करके मैंने उसको अपने क्लास बी के अंदर भी यूज कर ली। एंड मैं यहाँ पे अपना लिख सकता हूँ दिस इज माई क्लास बी, ठीक है, दिस इज माई क्लास बी। एंड यहाँ पे हम प्रिंट करा सकते हैं दिस इज माई क्लास ए। तो ये डिफरेंस था। अब आपने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरराइडिंग बिल्कुल हमारी इनहेरिटेंस की तरह होती है। जो भी आपने अपनी, ये मेरी क्या है, ये मेरी है पेरेंट क्लास एंड ये है मेरी चाइल्ड क्लास। तो जो फंक्शंस हमने यहाँ पे बनाया था हमने उसको इनहेरिट कर लिया, कहाँ पे, अपनी बेस क्लास के अंदर, अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर। तो ये हमारा मेथड ओवरराइडिंग था। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन oops। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, oops एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटरव्यू के लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। तो ये क्वेश्चन आपका डिफरेंस करके भी आ सकता है, मेथड ओवरलोडिंग वर्सेस मेथड ओवरराइडिंग। 101% अगर 90 स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो 60 to 70 स्टूडेंट से चांसेस है कि इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। तो होप्स आपको चीजें समझ में आ चुकी होगी। जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ये चीजें आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, फोकसली वीडियो को देखना एंड एंड तक वीडियो को देखना। Let's come to the next question, and this question is most important. What are SQL aggregate functions? तो SQL के अंदर एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। अभी एग्रीगेट फंक्शंस क्या होता है, तो इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा SQL एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में बताओ आप। मिन, मैक्स, काउंट, सम, एवरेज। तो दीज आर द SQL एग्रीगेट फंक्शंस। अब हमें इतना तो पता चल गया कि ये SQL एग्रीगेट फंक्शंस है, बट ये फंक्शंस काम क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अब हर एक फंक्शन का एक अपना एक यूनिक काम है। जैसे मिन फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू विद इन द सेलेक्टेड कॉलम। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, जैसे 1 2 3 5 6 7, अभी हमारे पास कुछ हमारे पास डेटा है। अब जैसे मैं मिन फंक्शन का यूज करता हूँ तो इस कॉलम के अंदर से, पर्टिकुलर कॉलम के अंदर से एक मिनिमम वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि जो मिन फंक्शन है ये अपने आप ऑटोमेटिकली एक रिटर्न कर देगा मिनिमम वैल्यू। इसके बैक एंड में डेवलपर्स ने कोड लिखा है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें बस इतना पता है कि जो मिन फंक्शन है वो क्या करेगा, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 5 6 7 है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, सबसे पहले देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 रिटर्न हो जाएगा। ऐसे ही सेम मैक्स क्या करेगा, रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू विद इन द सेलेक्टेड कॉलम। तो इस सेलेक्टेड कॉलम में हम सोच लेते एक सपोज कर लेते हैं एग्जांपल कि ये मेरे पास डेटा है। तो अब इस डेटा के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 7, तो मैक्सिमम वैल्यू के अंदर 7 रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट काउंट, काउंट क्या करेगा, रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज इन ए सेट। तो देखो आप इतना बड़ा डेटा ले रहे हो, ये आपका पूरा पूरा डेटा बेस है, ठीक है, ये बहुत बड़ा डेटा बेस है हमारे पास। तो अब इसके अंदर कितनी रोज है, 1 2 3 4। ये काउंट फंक्शन क्या करेगा, आपकी जितने भी नंबर ऑफ रोज है उतने भी नंबर ऑफ रोज रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास 1 2 3 4 4 नंबर ऑफ रोज है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। अब ये सम फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न्स द टोटल सम ऑफ ए न्यूमेरिकल कॉलम। अब जैसे हमारे पास ये इतना सारा डेटा है, अब मैं सम फंक्शन की हेल्प से इसका टोटल सम मेरे पास आ जाएगा। एवरेज फंक्शन क्या करेगा, एवरेज दे देगा। तो एवरेज अब सभी स्टूडेंट्स को पता है, अगर मुझे किसी भी चीज का एवरेज निकालना है, सपोज ये मेरे पास 3 डेटा है, 1 2 प्लस 3। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, तो 3 से डिवाइड करके मेरा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। 3 प्लस 3 6, तो मेरा एवरेज आ गया 2। तो ऐसे एवरेज निकलता है। तो ये हमारे कुछ एसक्यूएल के एग्रीगेट फंक्शंस थे। तो होप्स आपको एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में समझ में आ चुका होगा। ये चीज याद रखना, मिन, मैक्स, काउंट, सम, एवरेज, ये क्या है हमारे, ये हमारे एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी भैया क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, cloud computing is the delivery of computing resources over the internet or the cloud on an on demand basis. It allows user to access computing resources like storage, servers, database and software without having to own and maintain physical infrastructure. अब आपको क्लाउड कंप्यूटिंग ने इतना बड़ा फायदा दे दिया कि हमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की नीड नहीं है। सपोज आपको बहुत सारा अपना स्टोरेज, डेटाबेस स्टोर करना है, तो मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से स्टोर कर सकता हूँ।
किसकी हेल्प से कर सकता हूँ? क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से। अब हर एक स्टूडेंट्स क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर ही रहा है। अब मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ, जीमेल, गूगल ड्राइव। अब आप क्या करते हो, आप अपने अपने ड्राइव पे आपने अपना रेज्यूमे अपलोड किया होगा, तो अपने ड्राइव पे आप 15 GB तक का डेटा जो है अपलोड कर सकते हो। तो ये क्या है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से हमें इतना सारा स्टोरेज मिल रहा है। तो जैसे कंपनी को कोई भी अपना डेटा स्टोर कराना है, तो कंपनी अपना डेटा कहाँ पे स्टोर करा सकती है? क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से स्टोर करा सकती है। एंड हमें कोई भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने की नीड नहीं पड़ती, सारा का सारा वर्चुअल फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। एंड आपसे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग अभी मार्केट में रैपिडली इंक्रीज हो रही है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपसे जरूर पूछा जा सकता है, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं पूछा जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग, इसकी सर्विसेज पूछी जा सकती है। सर्विसेज में आपको बता देता हूँ, 3 तरह की सर्विसेज होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब ये सर्विस क्या काम करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, जैसे कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर लेने की नीड नहीं पड़ती, क्लाउड की हेल्प से इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस क्लाउड क्या करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस प्रोवाइड कराता है। प्लेटफॉर्म एज सर्विस क्या है? आप जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्लाउड को, कोई भी क्लाउड के किसी प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन कोई भी रन करनी है कंपनी को, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की हेल्प से हम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एज सर्विस, क्लाउड कंप्यूटिंग हमें कोई भी एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा देगा जिसकी भी हमें नीड है, ठीक है, हमें उसका सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा एंड हम अपने सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप्स की जो फेमस सर्विस है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एंड ये भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग? Infrastructure as service, platform as a service, software as a service. Now come to the question number 13. What are SQL joins and its type? अब ये SQL joins and its types क्या है? तो SQL joins, a join clause is used to combine rows from 2 or more tables based on related column between them. एंड इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। अभी आपका अपकमिंग LTI माइंड ट्री इंटरव्यू होने वाला है, या फिर आपका किसी भी कंपनी का इंटरव्यू होने वाला है। तो LTI माइंड ट्री, अब आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के अंदर बैठ रहे हो, हमने सपोज कर लिया आप LTI माइंड ट्री का आपका अभी अपकमिंग इंटरव्यू है, तो अब काफी स्टूडेंट्स अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, काफी स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि अभी आपने स्टार्ट किया इंटरव्यूज देना एंड अभी आपका पूरा ईयर इंटरव्यू के अंदर ही जाने वाला है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता। एंड अगर आपको एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराना है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप अपना एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके देखना। एक बहुत मिनिमम प्राइस पे हमने मॉक इंटरव्यू रखा है, जाके देखोगे तो आप खुद कहोगे कि हाँ भैया एक बहुत मिनिमम प्राइस पे आपने रखा है। आपके यहाँ पे 1-to-1 मॉक इंटरव्यू होने वाला है। मैं आपसे एक इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछूंगा, पूरा का पूरा हमारा एक इंटरव्यू की तरह आपको लगेगा एक मॉक इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको काफी हेल्प होगी। काफी स्टूडेंट्स ने मॉक इंटरव्यू सेशन लिया है एंड काफी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी हेल्प हुई है। तो अगर आपको मॉक इंटरव्यू लेना है, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जिसको भी नीड है वो जाके ले सकता है, वो अपना स्लॉट बुक कर सकता है। अब ज्वाइन क्लोज क्या है? कम टू बैक टू द क्वेश्चन। ज्वाइन क्लोज, ए ज्वाइन क्लोज इज यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम 2 or more टेबल्स। अब आपके पास कई सारी टेबल्स है, ये 2 टेबल है एंड मुझे यहाँ पे कंबाइन करनी है रोज, तो ज्वाइन क्लोज के हेल्प से मैं कंबाइन कर सकता हूँ। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, इनको डिटेलिंग में समझना है, क्योंकि आपसे इंटरव्यू के अंदर देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मान लेना कि एसक्यूएल का हर्ट क्या है? जॉइंस, हर्ट ऑफ द एसक्यूएल। अगर आपको जॉइंस नहीं आते तो आपको कुछ नहीं आता। एंड इनके टाइप्स एंड इनकी क्वेरीज है, तो इनके टाइप्स और इनकी क्वेरीज को अच्छी तरीके से समझ लेना। मैं आपको एक एक चीज अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स देखने वाले हैं। सबसे पहला टाइप है इनर जॉइन। अब ये इनर जॉइन क्या करता है? The inner join keyword selects records that have matching values in both tables. अब इनर जॉइन क्या करेगा? इनर जॉइन कीवर्ड सेलेक्ट करेगा रिकॉर्ड्स को जिनके पास भी मैचिंग वैल्यूज होगी दोनों की दोनों टेबल्स के अंदर। मेरी एक टेबल ये है, एक टेबल ये है। अब इनर जॉइन की हेल्प से क्या होगा? जो मैचिंग वैल्यूज होगी। अब मैं आपको एक बार डायग्रामेटिक समझा देता हूँ। ये मेरी टेबल 1 है एंड ये मेरी टेबल 2 है, ठीक है। मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है। तो जितनी भी मेरी मैचिंग वैल्यूज है, जो भी मैं पोर्शन आपका शेड कर रहा हूं, ये शेडेड पोर्शन क्या है? ये मेरी मैचिंग वैल्यूज है दोनों की दोनों टेबल्स का। इनर जॉइन कीवर्ड सेलेक्ट्स रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल। तो डेफिनेशन से आपको समझ में आ चुका होगा कि मैचिंग वैल्यूज हमें फैच करनी है। अब बात करते हैं इनर जॉइन की क्वेरी के बारे में। हमने इनर जॉइन तो पढ़ लिया, अब बात करते हैं क्वेरी के बारे में। क्वेरी हमें कैसे लिखनी है? Select column name from table 1. Inner join table 2 on table 1 dot column name equal to table 2 dot column name.
तो ये मेरी क्वेरी है। एंड अगर आप एक क्वेरी अच्छी तरीके से याद कर लोगे तो आप किसी भी जॉइन को अगर आप कर रहे हो, किसी भी जॉइन की क्वेरी लिख रहे हो, चाहे वो मेरा लेफ्ट जॉइन है, चाहे वो मेरा राइट जॉइन है, क्वेरी सेम रहने वाली है, बस यहाँ पे नेम चेंज हो जाएगा। तो आप एक क्वेरी अच्छी तरीके से याद कर लेना, आप इजिली सारी क्वेरीज अपने आप लिख लोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, लेफ्ट जॉइन। द लेफ्ट जॉइन कीवर्ड्स रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, टेबल वन, एंड द मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक बार डायग्रामेटिकली समझा देता हूं। ये मेरी है टेबल वन, ये है मेरी टेबल वन, एंड ये है मेरी टेबल टू। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, लेफ्ट जॉइन डेफिनेशन समझो, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, मतलब सारा का सारा रिकॉर्ड्स लेफ्ट टेबल से तो दे दो। तो ये सारा का सारा मैंने लेफ्ट टेबल से ले लिया, जितना भी शेडेड पार्ट है, ये मेरा पूरा का पूरा शेडेड एरिया है। एंड द मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल, मतलब राइट टेबल से जो भी मैचिंग रिकॉर्ड्स है वो भी मुझे दे दो। तो ये मेरी पूरी की पूरी जो भी मैंने शेडेड करा है, ये मेरा लेफ्ट जॉइन कवर हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब आपको लेफ्ट जॉइन तो समझ में आ चुका होगा कि दो टेबल है, रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल से सारे रिकॉर्ड चाहिए, एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। अब क्वेरी बिल्कुल सेम रहने वाली है इनर जॉइन के जैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेरी बिल्कुल सेम है। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन, लेफ्ट जॉइन टेबल टू ऑन टेबल वन डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम नेम। तो ये क्वेरी बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, जॉइंस एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एसक्यूएल के अंदर, एंड इनकी क्वेरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इंटरव्यूअर आपसे क्वेरी जरूर पूछेगा, तो बहुत ध्यान से क्वेरी पढ़ के जाना। आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के अंदर जा रहे हो, क्वेरी काफी इंपॉर्टेंट होती है जॉइंस की, ठीक है। स्पेशली जॉइंस की क्वेरी आपसे पूछे जाने के चांसेस काफी हाई रहते हैं, तो एक क्वेरी को अच्छी तरीके से कर लेना। नाउ कम टू द राइट जॉइन। The right join keywords return all records from the right table and the matching records from the left table। अभी मैंने जो आपको लेफ्ट जॉइंस के बारे में बताया था, इसका टोटली डिफरेंट होने वाला है मेरा राइट जॉइन। अब राइट जॉइन में क्या होगा, मैं आपको एक बार डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल, सारा का सारा रिकॉर्ड लाके दो राइट टेबल से। तो मैंने राइट टेबल तो अपनी अपनी डायग्रामेटिक पूरी की पूरी, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया शेडेड। एंड द मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, तो मैचिंग रिकॉर्ड्स ये है। तो ये पूरा का पूरा मेरा हो गया राइट जॉइन। ये थी मेरी टेबल टू, या आप बोल सकते हो राइट टेबल, एंड ये थी मेरी लेफ्ट टेबल, टेबल वन। तो राइट टेबल का सारा डेटा चाहिए, एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स किसकी चाहिए, लेफ्ट टेबल की। क्वेरी देख लेते हैं, क्वेरी सेम है बिल्कुल। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन, राइट जॉइन टेबल टू ऑन टेबल वन डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम नेम। आप लोग एक बार देख भी सकते हो, क्वेरी सारी सेम रहने वाली है, बस यहाँ पे जॉइंस के नेम चेंज हो जाएंगे। अगर हम लेफ्ट जॉइन करेंगे तो हम लेफ्ट जॉइन लिखेंगे, और अगर हम राइट जॉइन की बात कर रहे हो तो यहाँ पे राइट जॉइन आ जाएगा। नाउ कम टू द फुल जॉइन। The full outer join keywords returns all records when there is a match in left table और right table records। अब ये भैया फुल आउटर जॉइन क्या होता है, तो इस आउटर जॉइन के अंदर, फुल आउटर जॉइन से इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स ला के दो, चाहे वो लेफ्ट टेबल हो चाहे वो राइट टेबल हो। हमें नहीं मतलब है, हमें सारे के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, लेफ्ट टेबल से भी एंड राइट टेबल से भी। अभी मैं आपको एक बार डायग्राम से समझा देता हूँ। ये है मेरी टेबल वन, ये है मेरी टेबल टू। अब डेफिनेशन के हिसाब से मुझे शेड करना है, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज अ मैच इन लेफ्ट टेबल और राइट टेबल रिकॉर्ड्स। तो भाई सारा का सारा रिकॉर्ड लाके दे दो, मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे चाहिए सारा का सारा, जितना भी टेबल वन के अंदर है, जितना भी टेबल टू के अंदर है। क्वेरी देख लेते हैं। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन, फुल आउटर जॉइन टेबल टू ऑन टेबल वन डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम नेम। सो गाइज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्वेरी अच्छी तरीके से कर लेना। ये बात अपने भैया की याद रखना कि क्वेरी आपसे पूछी जाएगी, तो क्वेरी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जीएफजी पे जाके जीएफजी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के अंदर देख सकते हो, ठीक है। जीएफजी काफी कंपनीज के इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको वहां पे जाके देख सकते हो। ये टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन एलटीआई माइंड ट्री के अंदर पूछा गया था, तो इसको याद रख लेना। इनहेरिटेंस मुझे पता है कि इनहेरिटेंस क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में। अगर आपको दोबारा रिवाइज करना है तो आप थोड़ा सा वीडियो प्रीवियस में जाके देख सकते हो। इनहेरिटेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इनहेरिटेंस कुछ नहीं होता है, जब एक क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज हम दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट कर लेते हैं, मतलब यूज कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस के वजह से क्या होता है, व्हाई डू वी नीड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की हेल्प से मैं कोड रीयूजेबिलिटी कर पा रहा हूँ, क्या कर पा रहा हूँ,
कोड रियूजेबिलिटी। अब कोड रियूजेबिलिटी कैसे हो पा रही है? जो हमारा क्लास ए का कोड था, क्या मुझे लिखने की नीड पड़ी? नहीं, वही मैं क्लास बी के अंदर यूज कर पा रहा हूं, तो दिस इज कोड रियूजेबिलिटी। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये क्या है? ये आपके इनहेरिटेंस के टाइप्स हैं। मैं दोबारा आपको रिकॉल करा देता हूं। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। These are the types of inheritance. Now come to the question number 15. What is an exception? तो भैया ये exception क्या है? ये exception नाम की चीज क्या है? अब ये exception क्या है, मैं आपको exception के बारे में बता देता हूँ। exception, पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे फिर मैं इसको समझाऊंगा। एन एक्सेप्शन कैन बी कंसीडर्ड एज एन स्पेशल इवेंट। ध्यान से समझना, स्पेशल इवेंट है ये, विच इज रेज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। सपोज आप कोई भी कोड रन कर रहे हो, रन टाइम पे आपने कोई पूरा का पूरा कोड लिख दिया, चाहे वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का हो, चाहे वो स्वैपिंग का हो। अब आप जब रन कर रहे हो रन टाइम पे, तो आपके पास दिक्कत आ रही है, कुछ कुछ एग्जीक्यूशन के टाइम प्रॉब्लम आ रही है, कुछ एक्सेप्शन आ रही है। तो जो भी आपके एग्जीक्यूशन के टाइम प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। द रीजन फॉर द एक्सेप्शन इज मेनली ड्यू टू ए पोजीशन इन द प्रोग्राम where the user wants to do something for which the program is not specified, like undesirable input. सपोज कोई अनडिजायरेबल इनपुट है, तो वहां पे वो प्रोग्राम मुझे क्या देगा? एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। या फिर कोई सपोज करते हैं मैंने लिख दिया 10/0, तो ये मुझे एक्सेप्शन ला के देगा। काफी तरह की एक्सेप्शन होती है, ये मुझे अर्थमेटिक एक्सेप्शन दे देगा। क्या दे देगा? अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या होती है? एक्सेप्शन रन टाइम पे आती है। इसको दो चीजें याद रखना, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आएगी, रन टाइम पे एग्जीक्यूशन आती है। ठीक है, अब हम कोई भी एक कंपनी के अंदर जाके कोड लिखेंगे एंड वहां पे हमारा, देखो हम इतनी पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग कोड लिख रहे हैं, तो वहां पे कोई भी हमारे से प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी अनडिजायरेबल इनपुट हो सकता है, कोई भी एग्जीक्यूशन के टाइम प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। ठीक है, नाउ कम टू द sorting algorithms। तो मैंने ये sorting algorithms यहाँ पे इसलिए मेंशन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, sorting algorithms करके जानिए। आप एक बार sorting algorithms अच्छी तरीके से कर लोगे, मुझे पता है काफी स्टूडेंट्स के sorting algorithms याद नहीं रहती है। तो आप अगर किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के अंदर जा रहे हो, तो एक दिन पहले वीडियो देख के जाना sorting algorithms की, या फिर आप किसी भी वेबसाइट पे जाके उसका कोड पढ़ सकते हो, उसका लॉजिक पढ़ सकते हो कि कैसे लॉजिक लगाया। क्योंकि sorting algorithms हम हर बार भूल जाते हैं, हर बार पढ़ के। ये चीज मुझे पता है, एंड कितने स्टूडेंट्स के साथ होता है, ये चीज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। तो sorting एल्गोरिथम हमारी इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट एंड sorting एल्गोरिथम्स करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने सारी चीजें देख ली, पूरी वीडियो अच्छी तरीके से कवर कर ली, एंड आपको अपकमिंग इंटरव्यू के लिए ये पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको इस पीडीएफ का लिंक भी शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, क्योंकि काफी कंटेंट आप लोग के लिए लेके आने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके आपको एलटीआई माइंड ट्री इंटरव्यू पीडीएफ कमेंट करना है, या फिर आप एलटीआई इंटरव्यू पीडीएफ भी कमेंट कर सकते हो। मैं आपको ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉक सेशन। अगर आपको अपना मॉक इंटरव्यू सेशन कंडक्ट कराना है, तो वो भी आप करा सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर सब लिंक्स मिल जाएंगे। अब ये sorting एल्गोरिथम्स करके ही करके जानिए, कोई भी sorting एल्गोरिथम्स छोड़ के मत जाना। अगर गलती से इंटरव्यूअर ने आपसे sorting एल्गोरिथम्स का लॉजिक पूछ लिया एंड वहां पे आप बता नहीं पाए, तो एक बहुत sorting एल्गोरिथम्स एक बेसिक चीज होती है, तो वो समझेगा, देखो मुझे तो पता है आपको चीज आती है, बट इंटरव्यूअर क्या समझेगा कि इसको नॉलेज नहीं है। तो sorting एल्गोरिथम्स मस्ट है। आपने भले ही कितने भी प्रोग्राम सोल्व किए हो, कितने भी लीड कोड जीएलजी पे क्वेश्चन सोल्व किए हो, अगर आपने वहां पे sorting एल्गोरिथम्स नहीं बता पाए, तो सारी की सारी आपने जितने भी प्रोग्राम किए हैं वो सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे। तो इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़े से यही इनकी, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ये हमारे क्या है, ये ऑप्टिमल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, ऑप्टिमल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। एंड अब मैं देखूंगा कितने स्टूडेंट्स वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स ने बीच में वीडियो स्किप नहीं किया है। आपको मुझे मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी, सिर्फ मर्ज सॉर्ट की और क्विक सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करनी है। अब मैं देखता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स वीडियो के अंदर सो रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स वीडियो के अंदर जाग रहे हैं, एंड कितने स्टूडेंट्स ने वीडियो बीच में स्किप कर दिया। जिसने भी वीडियो बीच में स्किप कर दी उनका तो लॉस होने वाला है, बट जितने स्टूडेंट्स फोकसली समझ रहे हैं, आपको 101% फायदा होगा, क्योंकि आप टॉप 1% स्टूडेंट्स में हो। आप वो काम कर रहे हो जो बाकी 99% स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं। तो आपके चांसेस काफी हाई, अगर आप सारी चीजें करते हो,
सारे क्वेश्चंस करते हो, सारी प्रैक्टिस करते हो, मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। बट अगर आप खुद से नहीं करोगे, खुद से एफर्ट्स नहीं करोगे, खुद से चीजें नहीं सीखोगे, तो आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। अगर आपको किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करना है तो आपकी मेहनत भी इंपॉर्टेंट है, आपका फोकस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन डिफरेंट लैंग्वेजेस प्रेजेंट इन डीबीएमएस। कितनी लैंग्वेज, कौन कौन सी लैंग्वेज प्रेजेंट होती है डीबीएमएस के। अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, मैं आपको क्वेश्चन रिफ्रेम कर देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। वो आपसे सिर्फ डायरेक्टली कमांड्स पूछेगा। वो आपको बोल देगा डीडीएल की कमांड्स बताओ, डीएमएल की कमांड्स बताओ, डीसीएल की कमांड्स बताओ, टीसीएल की कमांड्स बताओ। तो वो आपसे ऐसे क्वेश्चन करेगा कि डीडीएल की कमांड बताओ, डीएमएल की कमांड बताओ, टीसीएल की कमांड बताओ या डीसीएल की कमांड बताओ। तो आपसे वो किसी भी पर्टिकुलर डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल किसी की भी कमांड्स पूछ सकता है। तो डीडीएल क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। आपका काम क्या है? आपको ये कमांड्स याद रखनी है। जितनी भी कमांड मैंने मेंशन की है, ये आपका काम है कि आपको याद करनी है। अब डीडीएल की कमांड्स क्या है? क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। मैं दो बार इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए वीडियो के अंदर ही। डीएमएल की कमांड्स क्या है? सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब यहाँ पे मैनिपुलेट हो रहा है, अपडेट भी होगा, इंसर्ट भी होगा, डिलीट भी होगा। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, कंट्रोल, ग्रांट एंड रिवोक। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की कमांड्स क्या है? ग्रांट एंड रिवोक। टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। तो प्लीज इन सारी कमांड्स को अच्छी तरीके से याद करके जाना। आपसे डायरेक्टली इंटरव्यूअर डीएमएल की कमांड्स पूछ सकता है कि डीएमएल की कमांड्स बताओ, डीसीएल की कमांड्स बताओ, टीसीएल की कमांड्स बताओ। तो ये कमांड्स आपसे पूछी जा सकती है। Now come to the question number 17. Write a program swap two numbers without using third variable. अब आप लोगों को स्वैपिंग का प्रोग्राम जरूर आता होगा, हर एक स्टूडेंट्स को आता है। अगर मैं बात करूं स्वैपिंग के प्रोग्राम की तो काफी सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। अब स्वैपिंग कैसे करते हैं? ए अगर मेरा 15 है और बी मेरा 13 है, तो मुझे स्वैप करना है बी इधर, ए के अंदर मुझे 13 चाहिए, ये मेरा आउटपुट आना चाहिए, बी के अंदर 15 चाहिए। अगर मैं इसके प्रोग्राम के बारे में बात करूं तो एक सिंपल सा कोड है, इंट टेम्प इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू टेम्प। बट जैसे आप अपने इंटरव्यूअर को ये लॉजिक बताओगे, वो जब के जब बोल देगा ये लॉजिक मुझे नहीं चाहिए। मुझे किससे चाहिए? आपको कोई भी थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना है। अगर कभी भी आपसे स्वैपिंग का प्रोग्राम पूछा जा रहा है एंड आप किसी रेप्यूटेड कंपनी के अंदर बैठे हो, तो आपसे जरूर ये क्वेश्चन विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल ऐसे ही करके आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम होगा। कभी भी आप ये वाला बता रहे हो तो ये वाला वो एप्लीकेबल नहीं करेगा। अब इस वाले प्रोग्राम का लॉजिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 3 लाइन का कोड है, इन 3 लाइन के कोड को समझ लेना। सबसे पहले हमने जावा के अंदर ही प्रोग्राम है, हमने इनपुट ले लिया, एक्स हमने इनपुट ले लिया, वाई हमने इनपुट ले लिया। ये 3 लाइन ऑफ कोड अच्छी तरीके से याद कर लेना। मैं दोबारा भी लिख देता हूँ। एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जो भी हमारा है, ए अगर ए बी है, एक्स वाई है, कुछ भी हो सकता है ना वो तो। वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो देखो क्या करना है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, रट लो कुछ भी कर लो बट इनको याद कर लेना। एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये 3 लाइन का कोड है स्वैपिंग का। इसके अंदर हमने कोई भी थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं किया है, ये आपको भी दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन हमेशा विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल ही आपसे पूछा जाएगा। तो इन 3 लाइन को अच्छी तरीके से कर लेना, समझ लेना। एंड जैसे जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। एक्स मेरा 10 है, वाई मेरा 5 है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, अगर मैं इसको ड्राई रन करूं, एक्स इक्वल टू 10 प्लस वाई कितना है 5, तो एक्स कितना हो गया 15। स्वैपिंग का मतलब क्या है कि जो वाई की वैल्यू है वो एक्स के अंदर आ जाए, जो एक्स की वैल्यू है वाई के अंदर आ जाए। अब वाई क्या है? एक्स माइनस वाई, तो एक्स है मेरा 15 अपडेटेड एक्स। ये वाला एक्स नहीं देखना है, जो अपडेटेड एक्स है। 15 माइनस वाई कितना है 5, तो वाई क्या है? वाई आ गया 10। तो वाई तो अपडेट हो गया भाई, वाई तो मुझे 10 चाहिए था, अब एक्स अपडेट करना है। एक्स माइनस वाई, एक्स कितना है 15, अपडेटेड एक्स चाहिए, वाई कितना है 10। ये वाला एक्स वाई नहीं देखना, अपडेटेड देखना है। तो क्या मेरा एक्स 5 आ गया, वाई मेरा 10 वाई मेरा क्या आ गया, वाई मेरा 10 आ गया। मेरा हो गया सोल्व, एक्स 5 वाई 10। तो क्या मेरा स्वैपिंग हो गया? यस, मेरा स्वैपिंग हो गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा वेयर हाउसिंग। अभी डेटा वेयर हाउसिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड लोडिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स। सपोज ये सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 है, ये सोर्स 3 है, एंड आपको लोड करके एक डेटा वेयर हाउस हो गया। यहाँ पे सारे के सारे डेटा को स्टोर करना है। दिस इज नोन एज डेटा वेयर हाउसिंग। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट।
जिस क्वेश्चन पे मैंने मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दिया, ये मान लेना 99% क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछा जाएगा। नॉर्मलाइजेशन क्या है? दो वर्ड याद रखना, प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग रिडंडेंसी वैल्यू। जो भी रिडंडेंसी वैल्यू है, सपोज किसी टेबल के अंदर अमन अमन ये 2-3 बार आ रहा है, तो ये मुझे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए। रिड्यूस डुप्लीकेट वैल्यू, रिड्यूसिंग रिडंडेंसी। अब ये नॉर्मल फॉर्म्स होती है, जैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये याद रखना, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। ये कुछ नॉर्मल फॉर्म होती है, इनको याद कर लेना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 20 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, नहीं पता है तो समझ लेना, एंड अगर आपको पता है तो रिवीजन हो जाएगा। आर स्पेशल टाइप ऑफ कीवर्ड्स दैट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई और कंट्रोल द एक्सेसिबिलिटी ऑफ एंटिटीज लाइक क्लास मेथड। तो आप क्लास बना रहे हो या फिर मेथड बना रहे हो, आपने एक चीज देखी होगी कि यहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट, इन सब चीजों का यूज होता है। तो यही क्या है, ये मेरे एक्सेस स्पेसिफायर है। मतलब क्या एक्सेस देना है मेथड को, क्या उस मेथड को प्राइवेट बनाना है, क्या उस मेथड को पब्लिक बनाना है, या फिर उस मेथड को डिफॉल्ट, या उस मेथड को प्रोटेक्टेड, तो क्या बनाना है, ये मेरे एक्सेस स्पेसिफायर डिसाइड करेगा। अब प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड आर द एग्जांपल ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। तो होप्स आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी, काफी क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं, एंड अगर आपने कंप्लीट वन शॉट देख लिया होगा तो आपको काफी चीजें पता चल गई होगी, एंड आप प्रिपेयर हो चुके हैं अपने एलटीआई माइंड ट्री के इंटरव्यू के लिए। सो सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से आपको इंटरव्यू दे के आना है। एंड अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आए, दोबारा वीडियो को देखो, तिबारे वीडियो को देखो, बट जब तक खुद से नई चीजें समझ में आएगी तब तक आपको चीजें अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने सारी चीजें बता दी है। शॉर्टिंग एल्गोरिथम जरूर कर लेना, आप यूट्यूब पर डालोगे तो सारी शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आ जाएगी, तो करके जाना शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स भी, एंड जॉइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और रूट्स को अच्छी तरीके से कवर कर लेना, जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इनफ है, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर लेना। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना। एंड अगर आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं होता इंटरव्यू के टाइम कि भैया हमें तो कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, तो मॉक सेशन जरूर ले लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, एंड वीडियो को जरूर लाइक करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।